नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक के प्रथम भाग भूगोल के अध्याय 4 खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण। पिछले पीरियड में हमने खनिज संसाधन के बारे में पढ़ा। आज औद्योगिकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। औद्योगिकरण का अर्थ एवं लाभ। औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इनमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। वस्तुतः यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। बड़े पैमाने की ऊर्जा खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन, धातु कर्मी की अधिकता आदि औद्योगिकरण के लक्षण हैं। एक प्रकार से यह निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के हिसाब से अर्थ प्रणाली का बड़े पैमाने पर संगठन है। औद्योगिकरण तथा नागरीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित प्रक्रियाएं करते हैं। जहां नगरों के विकास में औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण साधन है, वहीं नगरों में औद्योगिकरण के प्रसार हेतु अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर उद्योगों को आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, निर्मित माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं। आकार के आधार पर पहला कुटीर एवं घरेलू उद्योग, जिसमें कलाकृतियाँ आती हैं। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, पशु आधारित। कृषि आधारित जैसे चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफ़ी, चाय, रबड़ आदि। खनिज आधारित धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लौह अयस्क, अलौह, तांबा, एल्यूमिनियम, रत्न एवं आभूषण। अधात्विक में सीमेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन। रसायन आधारित उद्योग पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक। वन आधारित उद्योग इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन तेल, कागज वन आधारित उद्योग हैं। पशु आधारित चमड़ा, ऊन। निर्मित माल के आधार पर मूलभूत उपभोक्ता सामान। मूलभूत में लौह इस्पात उद्योग आते हैं। उपभोक्ता सामान में बिस्कुट, वस्त्र, वाहन जैसे कार, स्कूटर, साइकिल। स्वामित्व के आधार पर उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में, बहुराष्ट्रीय निगम। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक नीचे से देखें। उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रथम कारक, दूसरा है शक्ति के साधन, तीसरा है बाजार एवं बैंकिंग व्यवस्था और चौथा है परिवहन एवं संचार के साधन। पांचवा है सस्ता व कुशल श्रम। छठवां है औद्योगिक नीति और सातवां है ऐतिहासिक कारण। ये जो क्रम है प्राथमिकता के आधार पर नीचे से ऊपर की ओर लिया गया है। अभी आपने उद्योगों के प्रकार के बारे में समझा। औद्योगिकरण लगभग 200 साल पहले ज़्यादातर लोग खेती का काम करते थे और ज़्यादातर उत्पादन भी खेतों से ही आता था। लेकिन आज दुनिया के विकसित देशों में ज़्यादातर लोग उद्योगों में तथा इससे जुड़ी सेवाओं में काम करते हैं और बहुत कम लोग खेती में काम करते हैं। भारत में भी हालांकि 60% से अधिक लोग खेती में काम करते हैं। इसके बाद भी राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी या सकल घरेलू उत्पादन को देखें तो पाएंगे कि केवल 18% खेतों से आता है और 26% उद्योग व 56% सेवाओं के क्षेत्र से हो रहा है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और इसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में औद्योगिक उत्पादन के तरीके बदल गए, जिससे औद्योगिकरण के नाम से जाना जाने लगा। इस औद्योगिकरण के
के बाद से उत्पादन की प्रक्रिया में लगातार बदलाव हो रहा है। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रथम कारक है कच्चा माल। कच्चा माल हमें कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित प्राप्त होते हैं। ये सारे कच्चे माल से उद्योगों में नए माल निर्मित होते हैं और यह कच्चा माल ही उद्योगों को संचालित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कच्चे माल जैसे कपास से हम कपड़े के उद्योग में इसका इस्तेमाल करते हैं और कपड़े निर्मित होती हैं। रबड़ निर्माण के लिए रबड़ वृक्ष से दूध निकालकर उसे उद्योग में परिवर्तन कर रबड़ प्राप्त करते हैं। सामान्य तौर पर उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्थानों पर ही की जाती है, जिससे परिवहन लागत कम होती है। अगर हम 100 रुपये का लोहा और उतने ही कीमत का कपास खरीदेंगे तो कौन सा अधिक वजनदार होगा? आप स्वयं सोच सकते हैं। लोहा, एल्यूमीनियम, बॉक्साइट, चूने का पत्थर आदि भारी अयस्क है। इससे इन उत्पादन क्षेत्रों से दूर औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर आयात का खर्च उत्पादन के मूल्य को अधिक बढ़ा देगा। इसलिए इस तरह के उद्योगों की स्थापना उनके समीप की जाती है। कोरबा में एल्यूमीनियम का कारखाना, भिलाई में लोहा इस्पात कारखाना, दुर्ग के जामुल में सीमेंट कारखाना खदानों के पास लगाया गया है। इसके विपरीत कपास का भार बहुत ही कम होने के कारण कपास के परिवहन या उससे बने धागे के परिवहन में होने वाला खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। इसलिए सूती वस्त्र उद्योग बाजार के समीप लगाया जा सकता है। परिवहन। अब उत्पादन कई टुकड़ों में हो रहा है। उत्पादन के कई हिस्से या कलपुर्जे आसपास के कारखानों या विभिन्न देशों के छोटे कारखानों में तैयार होकर आते हैं और किसी एक देश में उन्हें जोड़कर पूरा किया जाता है और कंपनी द्वारा बाजार में बेच दिया जाता है। इसके लिए परिवहन की जरूरत पड़ती है। कच्चे माल या इनपुट को उद्योग तक लाने एवं तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का कार्य परिवहन की सहायता से भी संभव होता है। इस कारण उद्योगों के स्थान निर्धारण में परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिवहन के रूप में जल, सड़क, रेल एवं हवाई जहाज के साधनों का उपयोग किया जाता है और इनके माध्यम से कच्चे माल को उद्योग तक लाने और उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक ले जाने का काम किया जाता है। शक्ति या ऊर्जा। किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। ये शक्ति ताप बिजली, कोयले से, जल विद्युत, बांधों से, पवन बिजली, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि से प्राप्त होती हैं। कोयला वजन में काफ़ी भारी होती है। साथ ही कोयला से बनने वाली बिजलियाँ गृह के आसपास के क्षेत्रों में कोयले से निकलने वाली राख, ऐश से काफ़ी प्रदूषण होता है। कोयले का विकल्प है डीजल, लेकिन ये दोनों पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषणकारी है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रकृति की सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं और समय के साथ इनकी खत्म हो जाने का डर है। इसलिए आजकल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी तलाशे जाने लगे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन बिजली, वायु ऊर्जा, कचरे से बिजली बनाना आदि। बाजार। किसी भी वस्तु के उत्पादन के बाद उसकी बाजार में खपत होती है, अतः सभी उत्पादों को बाजार तक ले जाना होता है। साथ ही लगातार बदलते हुए बाजार के स्वरूप भी उद्योगों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाजार से तात्पर्य है केवल परिवहन खर्च कम करने से ही नहीं है, बल्कि बाजार में नए नए उत्पादों को खपत के साथ साथ लोगों का उत्पादों के प्रति रुझान बनाए रखने के लिए वस्तुओं का आकर्षण होना एवं गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो गई है। श्रम। उद्योगों में काम करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित मजदूरों की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ कुशल मैनेजर, वैज्ञानिक, कंप्यूटर प्रोग्रामर आदि की ज़रूरत होती है। औद्योगिकरण की यह भी ज़रूरत है कि कुछ लोग लीक से हटकर सोचें, नई नई चीज़ों की खोज करें, समस्याओं के नए हल खोजते रहें, अर्थात लोग सृजनशील एवं भीड़ से हटकर सोचने वाले बने। रोजगार के मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है
कि कंपनियों के ने अब स्थायी मजदूर व कर्मचारी रखना कम कर दिए हैं और वे स्थायी या ठेके पर मजदूर रखने लगे हैं या काम का आउटसोर्सिंग करने लगे हैं। इससे कंपनी को श्रम लागतों में काफ़ी बचत हो रही है। यह परिस्थिति यूरोप और अमेरिका के विकसित देशों की परिस्थितियों से बहुत भिन्न है। पूंजी औद्योगिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है पूंजी की। पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कई समस्याओं का स्थापित होना आवश्यक है, जैसे शेयर बाजार, बैंक और बीमा कंपनियां। इनके होने से किसी भी उद्योगपति को कारखाने लगाने के लिए जरूरी पूंजी उपलब्ध होती है। लोग अपना धन खाली और अनुपयोगी न रखें और इसे लाभ कमाने के लिए निवेश करें। इसके लिए बैंक जैसी संस्थाएं जरूरी है। प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी जितनी आधुनिक होगी उतनी ही सहज एवं निम्न लागत पर ज़्यादा उत्पादन संभव हो सकेगा। विकसित देशों के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी होने के कारण वहाँ औद्योगिकरण अधिक संभव हुआ है, जबकि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी के कम विकास से उद्योगों का कम विकास हुआ। इसके लिए नए नए अनुसंधान, नई तकनीकी का विकास आवश्यक है, जिससे ज़्यादा उत्पादन हो सके। जरा सोचें कि उच्च गुणवत्ता के लोहे अयस्क से तो उच्च गुणवत्ता युक्त लोहा इस्पात का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कम गुणवत्ता वाले लौह अयस्क से उच्च गुणवत्ता के लोहे इस्पात का उत्पादन किस प्रकार संभव होगा? यह नए अनुसंधान के द्वारा ही संभव हो सकता है। नई नई स्वचालित मशीनों के उपयोग से सर्वाधिक व गुणवत्ता युक्त उत्पादन हेतु औद्योगिकी विकास व उनकी संभावनाओं को तलाशना महत्वपूर्ण हो गया है। औद्योगिक नीति। भारत की औद्योगिक नीति। उद्योग की स्थापना सरकार की नीति पर निर्भर करती है। यदि सरकार की औद्योगिक नीति में उद्योगों की स्थापना के लिए उदारता नहीं होगी तो कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आगे नहीं आएगा। उद्योगपति ऐसे देश में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जहां शासकीय नीतियां लचीली होती हैं, जहां शासन अर्थव्यवस्था से हस्तक्षेप कम से कम करें और कर से कम हो और यहाँ कर कम से कम हो, जहाँ बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली व यातायात व्यवस्थित हों, वहाँ उद्योग फलते फूलते हैं। क्या थी नई औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार? नई औद्योगिक नीतियों का प्रभाव 3 प्रमुख नीतियां बनाई गई हैं। पहला है उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। नई औद्योगिक नीति का प्रभाव उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण उदारीकरण का अर्थ है नियमों व प्रक्रियाओं को आसान बनाकर लाइसेंस, परमिट राज को कम करना, जिससे विदेशी कंपनियां अपनी औद्योगिकी व तकनीकी के साथ भारत में कारखाने लगा सके। यह औद्योगिक विकास के लिए किया गया उपाय है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में अपनाया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसे और अधिक प्रोत्साहित किया गया। निजीकरण सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा जाना उन उपकरणों का निजीकरण कहलाता है। विगत सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में घटते लाभ को देखते हुए इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, घाटे से चल रहे बीमार उपक्रमों को बंद करने की मांग तेजी से बढ़ने लगी। सार्वजनिक उपक्रमों में लगातार बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की श्रृंखला के दौर में सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश की नीति अपनाई और इन सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का मांग खोल दिया। इस प्रक्रिया में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों को बेचना प्रारंभ किया। इससे इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी एवं अतिरिक्त संसाधनों का एकत्रीकरण भी हुआ। वर्तमान में निजीकरण रेलवे में निजीकरण किया जा रहा है। तीसरा है भूमंडलीकरण एवं वैश्वीकरण। 1980 व 1990 के दशकों से शुरू हुई वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत पूंजी के साथ साथ वस्तुएं और सेवाएं, श्रमिक और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके। वैश्वीकरण का मुख्य जोर घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर है।
वैश्वीकरण को हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, एक आर्थिक व राजनीतिक प्रक्रिया जिसके तहत उत्पादन और वितरण का अंतर्राष्ट्रीय होता है, अर्थात देशों के बीच उत्पादन, पूंजी, श्रम, विचारों एवं संस्कृति के आवागमन या लेन देन में जो बाधाएं थी या हैं उनका खात्मा, ताकि पूरे विश्व में इन सब बातों का बेरोक टोक लेन देन हो सके। दूसरा, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए सुझाई गई नीतियां, जिन्हें हम उदारीकरण की नीतियां भी कहते हैं। भारत के वृहद औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक विकास की विशेषता होती है कि यदि एक स्थान पर कुछ उद्योग विकसित हो जाते हैं तो कई अन्य उद्योग भी वहीं आकर्षित होते हैं। वहाँ आवश्यक सुविधाएं जैसे कुशल श्रमिक, परिवहन के साधन, मशीन के पुर्जे, व्यापार का प्रबंधन आदि उपलब्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि औद्योगिक केंद्र विशाल नगरों एवं उसके आसपास के इलाकों में फैला जाता है। इसके आसपास के नगरों में भी कई उद्योग पनपने लगते हैं। इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश विकसित होता है। साथ ही सरकार की नीति भी इसे विकसित करने में सहायता देने लगती हैं। जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास स्थानीय रूप से उपलब्ध होने वाले सुविधाओं को ध्यान में रखकर किसी खास क्षेत्र में तेजी से किया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेश हैं। पहला, मुंबई पुणे प्रदेश। दूसरा, हुगली प्रदेश। तीसरा, बंगलुरु कोयम्बटूर प्रदेश। चौथा, गुजरात प्रदेश। पांचवा, छोटा नागपुर प्रदेश। छठवां, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश। सातवां, गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश। आठवां, कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को मानचित्र में इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ऊपर देखें, गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, मुंबई पुणे क्षेत्र, बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र, कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, बांग्लादेश के पास कलकत्ता हुगली क्षेत्र। इस प्रकार से भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश में नासिक से कोल्हापुर के मध्य मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, सोलापुर, कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिले आते हैं। यहाँ औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। हमें मालूम है कि मुंबई भारत की व्यावसायिक राजधानी है तथा देश का बड़ा बंदरगाह भी है। इसे एशिया के सबसे बड़े वस्त्र उद्योग प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रदेश का विकास 1774 में प्रारंभ हुआ, जब अंग्रेजों ने जल पोताश्रय के रूप में इसका चयन किया था। इसके विकास के दूसरे चरण 1854 में हुआ। कवास जी डावर के द्वारा पहला आधुनिक सूती वस्त्र बनाने वाला कारखाना लगाया गया। ऐसा माना जाता है कि शीघ्र ही मुंबई देश का महत्वपूर्ण सूती कपड़ा उत्पादन केंद्र बन गया। मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल लाइन बिछी और इसके कारण ही मुंबई तेजी से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बन गया। हुगली औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास यद्यपि मुंबई औद्योगिक प्रदेश जैसा नहीं हो पाया है, लेकिन यह भारत का सर्वप्रथम विकसित औद्योगिक प्रदेश है। हुगली नदी के दोनों ओर इस प्रदेश का विकास हुआ है। कोलकाता एवं हावड़ा के इस प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है। इस संदर्भ में हुगली को इस प्रदेश की रीढ़ के रूप में चिन्हित किया गया है। इस प्रदेश में औद्योगिक विकास का आरंभ 1662 से 1694 के बीच हुआ, जब हुगली नदी के पत्तन के रूप में विकसित किया गया। इस नदी पत्तन के विकास के साथ ही कोलकाता देश का अग्रणी केंद्र बन गया। इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, हावड़ा, कोलकाता, शिवपुर, निहाटी, टीटागढ़, सादरपुर, बजबज, बिरलापुर, बंसबेरिया आदि हैं। बंगलुरु
कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और कोयम्बटूर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। दोनों शहरों के बीच एक लंबी पट्टी में उद्योगों का विकास हुआ है। यह प्रदेश कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, अतः यहाँ के आसपास के गांवों में व शहरों में छोटे छोटे वस्त्र निर्माण केंद्र चलते रहते हैं। पूरे देश का 20% धागा तमिलनाडु में बनता है और सिर्फ कोयम्बटूर में ही सूती वस्त्र की 91 मिलें हैं। इस प्रकार इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। बेंगलुरु कई कंपनियों के नाम से जाना जाता है, जैसे हिंदुस्तान वायुयान कंपनी HAL, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, भारतीय दूरभाष लिमिटेड STL, भारतीय विद्युत उपकरण इन्फोसिस तथा विप्रो लिमिटेड। पिछले 2 दशकों में बेंगलुरु भारत के प्रमुख कंप्यूटर और सूचना उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। इसके अलावा यहाँ बस की बॉडी, कांच के सामान, चीनी मिट्टी के बर्तन, सूती वस्त्र, रेल के डिब्बे बनाने के उद्योग हैं। इस औद्योगिक प्रदेश के चेन्नई क्षेत्र में पेट्रोलियम संयंत्र, सेलम में लोहा इस्पात व उर्वरक का कारखाना है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश में 2 प्रमुख शहर अहमदाबाद और बड़ौदा स्थित है, इसलिए इसे अहमदाबाद और बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र जामनगर, राजकोट, सूरत, बड़ौदा, खेड़ा, आनंद, भरूच और गोधरा है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें हैं। सूरत में हीरे की कटिंग, सोना चांदी के जेवर और वस्त्र के उद्योग विकसित हैं। आनंद में डेयरी उद्योग प्रमुख है। अहमदाबाद में इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ आदि के कारखाने भी मौजूद हैं। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पश्चिम बंगाल से लेकर दामोदर घाटी, सिंहभूमि एवं ओडिशा तक है, इसलिए इसे राउरकेला जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम पदार्थ व कोयला मिलते हैं और इस कारण यहाँ लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में सिंहभूम का क्षेत्र लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, मैग्नीज आदि के लिए तो दामोदर घाटी कोयला के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि इन क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर में हुआ है। इस क्षेत्र में भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में है। उर्वरक उद्योग सिंदरी में, सीमेंट कारखाना डालमिया नगर व जपला में स्थित हैं। विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर प्रकाशम जिले तक स्थित है। इस प्रदेश के विकसित होने का कारण विशाखापट्टनम तथा मछलीपट्टनम के बंदरगाह हैं। गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम पदार्थ व कोयला मिलते हैं और इस कारण यहाँ लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो पोत बनाते हैं। इस प्रदेश में चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग विकसित हुए हैं। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजामुंदरी, गुंटूर, एलुरु आदि औद्योगिक केंद्र हैं। गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश। दिल्ली के आसपास के शहरों गुड़गांव, फरीदाबाद, मोदीनगर, मेरठ, अंबाला, मथुरा, सहारनपुर, नोएडा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत आदि तक इस प्रदेश का विस्तार है। यह प्रदेश खनिज स्रोतों से काफ़ी दूर है, अतः इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, खेल के सामान, बिजली के सामान, हौजियरी, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, आगरा औद्योगिक क्षेत्र में कांच और चमड़े के उद्योग, मथुरा में तेल परिष्करण उद्योग, फरीदाबाद में इंजीनियरिंग उद्योग, सहारनपुर में कागज उद्योग का विकास हुआ है। गुड़गांव में प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल, वस्त्र निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, BPO के हैं।
कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश केरल के छोर पर स्थित है। इसका विस्तार तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा, एर्नाकुलम तथा त्रिपुचूर जिलों में है। यह प्रदेश देश के खनिज प्रदेशों से काफी दूर स्थित है, अतः इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के आधार पर उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों के अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग, कागज उद्योग, मछली आधारित उद्योग, नारियल रेशे के उत्पादों से संबंधित उद्योग, सीमेंट उद्योग और तेल परिष्करण उद्योग इन प्रदेशों में स्थापित हैं। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा औद्योगिक क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र मूलतः स्थानीय खनिजों पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस की तकनीकी उद्योगों से की गई है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई मार्ग पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई नगर में स्थित है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क 97 किलोमीटर दक्षिण से स्थित दल्ली राजरा पहाड़ियाँ से आता है। कोयला कोरबा और झारखंड की झारिया खानों से आता है। अन्य खनिज समीप ही पाए जाते हैं। इस उद्योग से संबंधित कई इकाइयां भिलाई इस्पात संयंत्र के कल पुर्जों तथा उपकरण की आपूर्ति करने लगी हैं। भिलाई संयंत्र से कच्चे माल की सुविधा के कारण इस भाग में इस्पात की रोलिंग मिल्स तथा रायपुर में रेल वैगन सुधारने का कारखाना है। कृषि आधारित राइस चावल मिल का भी विकास हुआ है। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक जैसे आधुनिक उद्योग भी काफ़ी विकसित हुए हैं। औद्योगिकरण के प्रभाव। औद्योगिकरण के कई फायदे हैं। उद्योगों के विकास से बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने से काफ़ी सस्ती दरों पर उपभोक्ता के लिए सामान उपलब्ध होता है। दूसरा, औद्योगिकरण से लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी वृद्धि होती है। तीसरा, उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प उपलब्ध हैं। ग्राहकों को विकल्पों की आवश्यकता विविधता मिलती है। चौथा, औद्योगिकरण नए रोजगार के अवसर पैदा करता है। पांचवा, औद्योगिकरण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन का नए तरीकों से विकसित होता है। छठवां, संसाधनों का उपयोग किया जाता है। सातवां, विदेशी मुद्रा की कमाई होती है।